वो तो खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, सपोज 4 दे रखी है, तो हमेशा हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। इसका रीज़न वही फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब हम लोग 1 लिखते हैं तो इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, और इसके अंदर अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों वैल्यूज सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तभी इनका प्रोडक्ट 1 है। तो आगे से कभी भी तुम्हें कोई वैल्यू दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो। अब इसके आगे वो तुमको हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे एक बार आया था क्वेश्चन कि उसने तुमसे साइन थीटा की वैल्यू मांगी थी, ये डेटा दिया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो करने का तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नीचे में इस फॉर्मूला के हिसाब से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर कोई भी वैल्यू के इक्वल है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा उसका रेसिप्रोकल होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1/4 दैट इज 17/4, और यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा 17/8। अब एक बार तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो बीपीटी जो है हमारा या पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके हिसाब से हम लोग उसका तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अब जैसे सेक थीटा तुमने बोला 17/8, तो ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 17, बेस हो गया 8, तो यहाँ से ये निकाल सकते हो परपेंडिकुलर 15। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अब तो यहाँ से तो आंसर मिल गया, साइन थीटा होता है p/h, तो ये 15/17 हो गया। बीपीटी की वैल्यूज याद होनी चाहिए। बीपीटी यहाँ पे मैं मीन कर रहा हूँ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर तूने कहीं से भी पढ़ाई की होगी एनडीए के लिए अगर, तो वहाँ पे ये चीज़ें पहले बताई जाती हैं। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। है इसके बारे में कोई आइडिया है? क्योंकि ये लिस्ट पहले रेडी कर ले अपना, ये क्वेश्चन करते समय जैसे भी इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज आगे से अगर याद होंगी तो टाइम बच जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम होगा, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बता। हाँ हाँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ, तो जो साइड्स ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। तो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल के वो साइड्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला होता है 3, 4, 5। आप 3, 4, 5 अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट इसको मैं बोलूंगा कि इट इज अ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पेयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 3, 4 और 5 का अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो वो 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, इसको बाय हार्ट कर लो बिल्कुल। अगला होता है 5, 12, 13, उसका अगला होता है 8, 15, 17, फिर होता है 7, 24, 25, फिर होता है 9, 40, 41, फिर होता है 11, 60, 61, 20, 21, 29, 20, 99, 101, और एक और होता है 16, 63 एंड 65। होते और भी हैं लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे क्वेश्चन में करते समय। तो अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन तो आसान से होगा ही होगा, प्लस आगे के जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, जैसे अब मान लो 3, 4, 5 है, इन सारे वैल्यूज़ में हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3, 4, 5 में, तो जो नेक्स्ट मिलेगा मुझे वो 6, 8, 10 मिलेगा। अब अगर तुम 6, 8, 10 को चेक करोगे तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसी तरह से अगर इस 3, 4, 5 में हर वैल्यू में तुम 3 मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाता 9, 12 एंड 15। अब 9, 12 एंड 15 अगर स्क्वायर्स याद है 30 तक के, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये सारे आते चले जा रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि अगर हमें बेसिक वाले याद है तो उसी में मल्टीप्लाई कर करके हम लोग बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी निकाल सकते हैं। बट देन दीज आर नॉट बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, दे आर सिंपली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, या जिसको मैं कह सकता हूँ डिराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये एक और चीज होती है जिसको याद रखना है, वो क्वेश्चन करते समय हमें यूजफुल होगा।
तो पहली चीज एक तो हो गया तुम्हें वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 से 90 तक बनाना आना चाहिए। आइडेंटिटीज जो मैंने अभी लिख लिख के बताई थी वो सारे पता होने चाहिए, प्लस बीपीटी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि तुम क्वेश्चन के अंदर में एंटर कर सकते हो। और थोड़ी सी थ्योरी वो उठाता है जो 11th 12th से थोड़ा रिलेटेड हो जाता है, तो वो होता है ये वाली थ्योरी। जैसे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, वो तुमको बोलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। रीजन, कोई भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं विथ सेम पावर, तो एक यूनिवर्सली ये ट्रू है कि द मिनिमम वैल्यू विल बी 2 और यू कैन से द ओवरऑल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और इसका रीजन होता है एम जी एम इनइक्वालिटी, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि कोई भी दो वैल्यूज का एम जो होता है वो हमेशा उसके जीएम से या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तब मैंने बताया था एम होता है a प्लस बी बाई 2 किसी भी दो वैल्यू के लिए, और जीएम होता है किसी भी दो वैल्यू के लिए रूट ए बी। तो एम की वैल्यू हमेशा जीएम से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी। तो इस क्वेश्चन में भी जब तुम्हें ऐसे दो अलग अलग फंक्शन मिले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसी कंसेप्ट से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसको बना लो अपना पहला फंक्शन या पहला नंबर और इसको बना लो दूसरा नंबर। अब अगर मैं इसका एम लिखता हूं तो इसका एम हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाई 2, और जीएम इसका होगा अंडर रूट का साइन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक क्यूब थीटा। और हमें तो ये पता ही है कि एम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होता है, तो मैंने पहले ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा लिया है। अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और दोनों प्रोडक्ट में हैं विद सेम पावर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर ये पूरा साइड तुम्हारा 1 बन गया तो अगले ही स्टेप में ये प्रूफ कर दिया तुमने कि y साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये 2 यहाँ चले जाएगा और तुम्हारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 और फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे एक तो ये हो गया टाइप 1 कि कोई भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और ये जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। मान लो तुमको पूछ दिया कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए भी तुम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन है विद पावर 5 और 1 अपॉन एक्स की पावर 5 उसी का रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसका भी आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये पहला टाइप समझ में आया। ऐसे 3 टाइप और हैं। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं बाकी 2 भी बता देता हूँ क्या होते हैं, बाकी 3 सॉरी। अब मान लो सपोज उसने तुमको पेपर में पूछ दिया 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो अब इसको जरा कंपेयर करो अपने लास्ट वाले केस के साथ, तो यू विल फाइंड अ बिट डिफरेंट या बिट डिफरेंस इन दिस केस, क्योंकि वहां पे सिर्फ fx के पावर में n और 1 अपॉन fx के पावर में n था। यहाँ पे क्या हुआ है, दो कोफिशिएंट्स आ गए हैं। जैसे यहाँ पे एक 9 आ गया है, यहाँ पे एक 4 आ गया है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक a है और यहाँ पे एक b है। तो इस केस में तुम्हारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नाउ दिस टाइम इट विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट का ab। इससे पहले मैंने क्या किया था, a और b नहीं रखा था तो आंसर था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब मैंने a और b अगर रख दिया है तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के साथ में अटैच हो जाएगा रूट का ab। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो देखा जाए तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने a और b को सिर्फ रिप्लेस किया है विद द वैल्यूज 9 एंड 4। तो इसको जब तुम वैल्यू फाइंड करोगे तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 अंडर रूट का ab दैट इज 9 इंटू 4। तो 2 अंडर रूट का 36, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 6 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में इसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो वो वैल्यू हो गया तुम्हारा 12। और अब इसका भी लॉजिक सेम ही है, इसमें भी तुमने यूज किया है एम जी एम इनइक्वालिटी, दैट इज एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। ये सोच लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू है, से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इन दो नंबर्स का अगर एम निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 2। और इन्हीं दो वैल्यू का अगर जीएम निकाल रहे हो तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज।
दैट इज 9 10 स्क्वायर, हाँ वो 1 हो गया, और 9 इंटू 4 36 होता है, 36 का अंडर रूट करोगे 6 हो जाएगा, और ये 2 वहां भागेगा तो 6 इंटू 2 हो गया, तो आंसर फिर से आ गया 12 आ गया तुम्हारा। तो तुमको बस ये आइडेंटिफाई करके याद रखना। नाउ दैट इज द सेकंड केस, ये तुम्हारा टाइप 2 था। उसके बाद आता है एक थर्ड केस। फर्स्ट केस हो गया एफ एक्स के पावर में एन प्लस 1 अपॉन एफ एक्स के पावर में एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सेकंड केस हो गया ए इंटू एफ एक्स के पावर में एन प्लस बी अपॉन एफ एक्स के पावर में एन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। अब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में वो तुमको देगा ए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन। अब इसका वैल्यू जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 cos x स्क्वायर एक्स प्लस 36 x स्क्वायर एक्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो cos x स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, बट स्टिल वी हैव गॉट अ फॉर्मूला हियर। तो अब ये कैसे आया, तो ये भी हम लोग प्रूफ तो कर सकते हैं, बट पहले ये याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू जो होगा दैट इज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो ए के जगह बैठा हुआ है 25, तो ये बन गया रूट का 25 प्लस बी के जगह बैठा हुआ है 36, तो दैट इज रूट का 36 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 121। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो आंसर हो जाता 121। बट इसको भी करने का एक तरीका है। अब यहाँ पे एएमजीएम इनइक्वालिटी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। रीजन इज कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। तो अगर मान लो तुम इसको वैसे प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें स्टार्ट करते समय क्या करना है, 25 को रहने देना है, cos x स्क्वायर एक्स के जगह में लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और उसी तरह से 36 को रहने देना है, सेक्स स्क्वायर एक्स के जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 36 आएगा, तो नंबर्स को पहले एक ब्रैकेट के अंदर डाल लो। अब जो बाकी बच गए तो यहाँ पे आ गया 25 कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 36 टेन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को सोच लो कि ये फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन स्टिल हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा 61। अब इसके अंदर जो अभी हमने टाइप 2 पढ़ा था, ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में चला गया है, दैट इज ए एफ एक्स के पावर में एन प्लस बी एफ एक्स के पावर में एन। तो इसका आंसर होता है 2 रूट ए बी। तो 2 रूट ए के जगह है 25, बी के जगह है 36। अब सॉल्व करो, 61 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6, तो ये हो गया 61 प्लस 60, अगेन द आंसर इज 121। आई थिंक ये समझ में आ गया। थर्ड केस, ये भी एक केस बन गया तुम्हारा। तो अब टोटल 3 हो गए। चौथा एंड फाइनल केस जिस पे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पेपर में, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सबको अलॉन्ग विद द थ्योरी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। टाइप 4 में तुम्हारा क्वेश्चन होगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। अब इसमें क्या होता है कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अभी तक तो हम लोग पिछले सारे केसेस में ओनली मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, क्योंकि उन सब क्वेश्चंस में मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। बट इसमें तुमको वो मिनिमम भी पूछ सकता है और मैक्सिमम भी पूछ सकता है। रीजन, अगर कॉस और साइन की बात बोले तो इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होती है, बट वो बाद में आएगा। इसका पहले शॉर्टकट देख लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू b एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a व्हेनेवर द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म। और अगर a लेस देन b है तो मिनिमम वैल्यू विल बी a एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी b। इससे क्या होगा, मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हमें कुछ खास करना नहीं है, हमें साफ दिख रहा है कि 2 इज लेस देन 5, तो मिनिमम हो जाएगा 2, मैक्सिमम हो जाएगा 5। और अगर 5 को उठा के मैं यहाँ रख दूँ cos के साथ और 2 को कर दूँ साइन के साथ, तब भी तुम्हारा मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 5। मतलब जो कोफिशिएंट छोटा है वो बन जाएगा उस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, और जो कोफिशिएंट बड़ा है वो बन जाएगा उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू। बट अगेन देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये है 2 cos स्क्वायर एक्स, ये है 5 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 और 5 में जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग तुमको काम करना है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं करेंगे, बट इस 5 साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या हुआ कि तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, अगर उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो टोटल वैल्यू,
टोटल वैल्यू वो तो 1 हुआ, लेकिन 2 तो है, 2 रह जाएगा और फिर रह जाएगा 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, इस पूरे का मिनिमम या मैक्सिमम, मतलब इस पूरे का मिनिमम या मैक्सिमम। तो यहाँ पे दो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि साइन के पावर में अगर n है या कॉस के पावर में अगर n है x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है n के ऊपर। अगर तुम्हारा n इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, और अगर तुम्हारा n ऑड है, यहाँ पे लिखते हैं, अगर तुम्हारा n ऑड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू चाहे n इवन हो या ऑड हो वो हमेशा 1 ही होगी। सेम गोज विथ कॉस, कॉस की पावर में nx है, अगर n इवन है तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, और अगर तुम्हारा n ऑड है तो मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो अब जैसे यहाँ पे तुमने इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर दिया 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स में, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ तो 2 प्लस, अब यहाँ पे पावर क्या है तुम्हारा, इवन है, तो वो साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू को बना देगा 0। दैट मीन्स 3 इंटू 0, ये 0 ही रहेगा और आंसर हो गया 2। यही तुमने निकाला था। और अगर इसमें तुमको मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है स्टेप के बाद, तो 2 प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स, अब स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। तो 3 इंटू 1, ये 3 हो गया, आंसर बन गया 5। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये चारों केसेस भी अलोंग विथ आवर थ्योरी जो मैंने बताया है उसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर वो बना सकता है। इसके अलावा एज सच और कोई थ्योरी नहीं है, एक मेथड होता है जिसको वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं, वो बड़ी काम की चीज होती है, क्योंकि तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, जो बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर से आते हैं, तो मैंने देखा है कि 8-10 क्वेश्चन तो वो देता है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आराम से हो सकते हैं। तो तुम्हारे लिए जरूरी है वैल्यू पुटिंग मेथड जो है उसको अच्छे से करके जाना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है वो भी एक बार बता देता हूँ, सो दैट जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो ज्यादा दिक्कत ना हो। वैल्यू पुटिंग मेथड में उसको लिखता हूँ VPM। वैल्यू पुटिंग मेथड हर वो बच्चा जो एनडीए की कोचिंग लेता है या कहीं भी पढ़ा होता है तो उसको पता होता है। जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, ये तो पता है π/4 कितना होता है? हाँ, 180 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है बताओ, करो 45। तो ये सब वैल्यूज याद रखना, डिग्री रेडियन के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डिग्री रेडियन भी एक ऐसा एरिया है जहां से वो क्वेश्चन निकालता है। पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अगर कोई भी एंगल है π/4 है या π/6 है या π/3 है या 2π/3 है या 3π/5 है, ये तुम कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में बाय यूजिंग दिस पाई एज 180 डिग्री। तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, तुमने उसको कन्वर्ट करके लिख दिया 45 डिग्री। बट क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, यह है तुम्हारा क्वेश्चन। तो अब तुमको क्या करना है, देखो a और b का सम तो 45 दिया हुआ है, और हमने जो टेबल पढ़ा है उस टेबल में हमें 5 एंगल्स के बारे में बताया गया था, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो तुमको सोचना है कि इन पांचों एंगल में से ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनको ऐड करके हम लोग 45 डिग्री ला सकते हैं। बताओ देख के, इसमें से 0, 30, 45, 60, 90 में से कौन से वो दो एंगल है जिनको ऐड करके हम लोग 45 ला सकते हैं, सोचो। अरे यही तो 5 एंगल है ना, इन्हीं में से कोई दो को लेके ऐड करके हमें 45 लाना है। तो कौन से दो एंगल ले सकते हो? इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी बोलो। क्या हूं? अबे 0 और 45 क्या बेवकूफ है क्या? 0 और 45 नहीं था? हाँ तो क्या सोच रहे थे देर से? 15 क्या कर रहा है, वो सब नहीं करना है। देखो 0 और 45 स्ट्रेट अवे आंसर है, तो किसी एक एंगल को 0 मान लो और किसी एक एंगल को 45 मान लो। जैसे मैंने a को 0 ले लिया, b को 45। अब ये वैल्यू यहाँ डाल लो, 1 प्लस 10 0 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 10 45। अब ये टेबल अगर तुमने पढ़ा है तो 10 0 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और टेबल नहीं पढ़ा है तो पूरा बना के आना, अगली क्लास में क्वेश्चन में जब जाएंगे तो ये काम आएगा। तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और ये 1 प्लस 1 10 45 इज 1, तो 1 इंटू 2 आंसर हो गया 2। इसमें और कुछ तुम्हें करना नहीं है। अब अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, इफ थीटा प्लस फाइव is equals to π/6, then find √3 plus tan theta into √3 plus tan phi।
बताओ इसका आंसर क्या हो, √3 प्लस टेन थीटा इंटू √3 प्लस टेन फाइव। इसमें वही तरीका लगाओ जैसे मैंने अभी बताया था, उस तरीके से ही करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक को 0 ले लिया, एक को 30 ले लिया। अब यहाँ पे लिखा √3 प्लस टेन 0 और दूसरे में लिखा √3 प्लस टेन 30। अब जल्दी जल्दी बताओ, 0 तो हमने पिछले, हाँ, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी तो बताया था कुछ देर पहले। टेबल बनाना पहले सीख ले बे, वो सबसे मेन है। टेन 30 अगर याद नहीं होगा तो फिर वो तो टाइम लग जाएगा ना। वन, क्या 1 अपॉन क्या रूट रूट का, अबे या फिर क्या होता है, पूरा टेबल याद होना चाहिए, √3 होता है। अब इसको खोल दे, खोलेगा तो √3 इंटू √3 इज 3 प्लस √3 इंटू 1/√3 इज 1, आंसर इज 4। नेक्स्ट बता, एक और दे रहा हूँ। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू π/2, देन तो ये फाइंड करना है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। सेम तरीके से प्रोसीड करना, ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत, नहीं 90 डिग्री नहीं ले सकता, tan 90 नॉट डिफाइन होता है, ऐसे कोई एंगल को पिक नहीं करना है जहाँ पे वो नॉट डिफाइन दिखा है, कुछ और एंगल ले। तू 30 30 30 क्यों नहीं ले रहा है, टेक 30 30 30, आराम से हो जाएगा। हाँ उससे काम आसान हो जाएगा, 45 में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तीनों को सेम एंगल देगा तो तुझे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 30 30 30 तूने ले लिया। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एक और tan 30 वो भी 1/√3, तो दो 1/√3 होंगे, 1/3 आ जाएगा। यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा 1। तीन 1/3 ऐड होंगे, आंसर हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद लास्ट थ्योरी जो आज की क्लास में तुझे बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन करते समय अगेन आएगा उसके अंदर, वो भी 11वीं 12वीं से रिलेटेड है। दैट इज अबाउट द डिग्री एंड रेडियन कंसेप्ट। ये एक और एरिया है जहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, आता है मतलब, डिग्री एंड रेडियन। अब तुमसे कोई पूछेगा डिग्री एंड रेडियन क्या होता है, तो तुम बैठ जाओगे 180 डिग्री पाई ये सब बोलने लगोगे। बट इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो यही है कि डिग्री एंड रेडियन आर नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि ये एंगल को मेजर करने के यूनिट होते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट आर किलोग्राम एंड ग्राम, व्हाट इज आवर एंड मिनट, तो मेरा आंसर क्या होगा कि किलोग्राम एंड ग्राम आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास एंड आवर एंड मिनट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो उसी तरह से डिग्री और रेडियन जो होते हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल। जब हम लोग को ये पता चल जाता है तो इस रेडियन के ऊपर में कार्यवाही करनी होती है। रेडियन का दूसरा नाम होता है सर्कुलर मेजर, और इसको सर्कुलर मेजर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड अ सर्कल। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल के इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, तो इसको सेंटर लगा दिया। इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क। अब जितना आर्क कट करोगे उसकी एक लेंथ होगी, तो उसको डिनोट कर देते हैं एल से। मतलब ए बी इज एन आर्क ऑफ लेंथ एल। अब आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं तो मुझे दो लाइंस मिलेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, और उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और ये जो सेंट्रल एंगल होता है इट मस्ट बी इन रेडियंस। अब ये जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू L/R। तो रेडियन का जो डेफिनेशन आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि अभी जस्ट नाउ मैंने क्या बोला कि थीटा इज द सेंट्रल एंगल विच मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियंस। इसकी यूनिट जो होगी वो हमेशा रेडियंस में होगी। और एल को मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ द आर्क, और आर स्मॉल आर को बोल दिया रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ये जो रेडियन होता है दैट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि रेडियन होता क्या है, तो तुम बोल सकते हो कि रेडियन इज नथिंग बट और इट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद जाके वो वैल्यू आती है कि 180 डिग्री जो होता है वो हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे बोलते हैं हाँ क्या होगी 180/पाई होगी, लेकिन 180/पाई डिग्री ये होगा नहीं ऑप्शन में। वो चाहता है कि तुम इसको फर्दर क्लासीफाई करके इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालो। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाई की जो वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 22/7 वो वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर तुम 180 अपॉन पाई के जगह में 22/7 रख देते हो
तो अगले स्टेप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 रेडियन की वैल्यू, जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उठ जाएंगे दिमाग के अंदर में कि सर वो डिग्री तो ठीक है, ये एक डंडा जो आपने लगा दिया या 2 डंडे लगा दिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है जैसे हम लोग एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं और ईच इक्वल पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री। दैट मीन्स 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उसी तरह से एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं एंड ईच इक्वल पार्ट इज डिनोटेड बाय 1 डंडा। इस डंडे को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। और ये तो हम लोग सबको ही पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 डंडे अगर तुमने लिख दिए तो उसका मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि 1 रेडियन, या इसको कई बार हम लोग ऐसे 1 सी भी लिखते हैं, सी का मतलब होता है सर्कुलर मेजर। तो इसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। ये तुमको याद रखना, मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको रिलेट करता हुआ कि साइन 1c बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें अगर तुम्हें साइन का रो अगर याद है, साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 0 से 90 की तरफ। तो अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन अभी तुमसे पूछूं कि साइन 1c बड़ा होगा या साइन 1 डिग्री, तो तुम किसको लोगे बड़ा? 1c बड़ा होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके तुमसे पूछूं कि साइन 1c बड़ा होगा या कॉस 1c, तब क्या बोलोगे? आप सोच समझ के आंसर देना। कैसे साइन 1c कैसे बड़ा हुआ? एनी रीजन फॉर दैट? सेम कर दिया अब तूने, मार खाना है क्या तुझे? सबसे पहली चीज बता। कैसे, मतलब हाउ यू विल प्रूव इट? कैसे तू मान सकता है कि cos 57 डिग्री जो है वो डिक्रीजिंग नोड? इसका कुछ रीजन होना चाहिए तेरे पास में। देख मैं समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में कि साइन 44 बड़ा होता है या cos 44। अब तू बोलेगा सर साइन 44 बड़ा होता है, बोल सोच इसके बारे में। हाँ तुझे लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका रीजन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देख साइन 44 तूने अभी बोला, बट इसका करेक्ट आंसर है cos 44। रीजन बता देता हूँ। क्या हम लोग cos 44 को साइन 46 लिख सकते हैं? अब तो बोलेगा सर ये कैसे, कैसे बताना जरा। रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। यार उसको क्यों नहीं याद रख रहा है? तो दूसरे साइड वाला। अबे दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल होता है तो इन दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180। तो यहाँ पे सोच 44 के जगह मैंने 46 लिख दिया और कॉस के जगह क्या लगा दिया? साइन। क्योंकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन और 44 का कॉम्प्लीमेंट होता है 46। तो cos 44 बड़ा हो गया। तो इसीलिए आंसर देने से पहले एक बार चेंज करना बहुत जरूरी है। अब जैसे साइन 1c की मैंने वैल्यू तुझे बता दी, तो साइन 1c मतलब साइन 57 डिग्री और cos 1c मतलब cos 57 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, cos को ही चेंज कर लेते हैं। अब cos का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन और 57 का अगर तू कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो आएगा 33 डिग्री। अब बता साइन 57 बड़ा होता है या साइन 33? बिल्कुल। तो इसका आंसर तेरा सही बैठ गया था कि साइन 57 cos 57 से बड़ा है। और यू कैन से साइन 1c इज ग्रेटर देन cos 1c। ठीक है। आखिरी चीज, सबसे आखिरी चीज, ये तो हो गया डिग्री रेडियन। इसी के अंदर एक छोटा सा चीज और होता है कि घड़ी का एक टाइम दिया होता है और हमें कांटों के बीच का एंगल निकालना होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने का एक ट्रेडिशनल तरीका भी है, एक इसका शॉर्टकट भी है। बट मैं चाहता हूं कि तू ट्रेडिशनल तरीका पहले सीख ले। शॉर्टकट तो क्या है, मैं एक फॉर्मूला दे दूंगा, वो तुझे समझ में आ ही जाएगा कैसे करना है। घड़ी में टाइम दे देता है कई बार, जैसे घड़ी में मैंने भी एक टाइम लिख दिया 7:20। क्वेश्चन का हेडिंग होगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो एक बार इमेजिन कर कि जब घड़ी में 7:20 का टाइम होता है तो ये घड़ी दिखता कैसा है। तो मैं एक रफली एक घड़ी बना रहा हूँ, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ। तो ये हो गया तेरा घड़ी, ऐसे ही होता है। अब 7:20 में जो छोटा कांटा होता है वो 7 और 8 के बीच में होता है और बड़ा कांटा एग्जैक्टली 4 में होता है। तो मेरा क्वेश्चन मेरे से क्या चाह रहा है कि ये एंगल आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है एग्जैक्टली, ये हमें बताना है। तो ऐसे, हाँ बता। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने अपने आप एक गेस वर्क कर लिया, 90 बोल दिया, 90 नहीं होगा।
नहीं तो उससे क्या होता है, 7 और 8 के बीच में थोड़ी ना होता है, ये तो आगे निकल जाता है ना। इसका एक मेथड है, सुन ले आराम से, कुछ नहीं, इजी है। अच्छा मुझे 2-4 क्वेश्चन का आंसर दे पहले। घड़ी का पूरा चक्कर काटने के लिए आवर हैंड को कितने घंटे लगते हैं, ये बता पहले। आवर हैंड को कितने घंटे लगते हैं घड़ी? 12 ही लगेंगे, सोच क्या रहा, सही है। तो 12 घंटे में आवर हैंड 360 डिग्री घूम लेता है, बोल सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। संभाल के रख ले इसको। और मिनट हैंड को घड़ी का पूरा चक्कर काटने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 60 इंटू क्या बोल रहे हैं, 60 मिनट में एक चक्कर तो काट ही लेता है मिनट हैंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि मिनट हैंड को घड़ी का पूरा चक्कर काटने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं। दैट मीन 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री घूम लेता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 60 कैसे होगा बे? 6 डिग्री, ठीक है। अब आगे से ये बात याद रखना कि आवर हैंड 1 घंटे में घड़ी का 30 डिग्री घूम लेगा और मिनट हैंड 1 मिनट में घड़ी का 6 डिग्री घूमेगा। जब भी तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, स्टेप नंबर 1, पूरे के पूरे टाइम को आवर में कन्वर्ट कर। जैसे 7:20 है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 7 + 20/60 कर दो। अब इसको काटो तो ये 1/3 में कटेगा और इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 22/3 आवर। तो अभी तुमने बोला था कि 1 घंटे में आवर हैंड 30 डिग्री घूमता है। तुम्हारे क्वेश्चन में आवर हैंड कितना घंटा घूम चुका है? 22/3। तो इस 22/3 आवर में ये कितना डिग्री घुमा है ये जानने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 220 डिग्री घूम चुका। दैट मीन्स कि इस फिगर में वो जो 220 डिग्री है वो क्या है? तो वो बेसिकली है ये, यहां से लेके यहां तक जब पहुंचा है आवर हैंड तो ये 220 डिग्री घूम चुका है। वैसे भी सोच के देखो कि अगर ये यहां से आके यहां रुक जाता तो कितना डिग्री घूमता? यहां से यहां तक अगर आके रुक जाता तो 90, हाँ बोल 90। और यहाँ आके रुकता तो 180, यहाँ आके रुकता तो 270, यहाँ आके रुकता तो 360। अब ये 180 और 270 के बीच में रुका है कहीं पे, वो हमने निकाल लिया 220 डिग्री। अब उसी तरीके से सोचो कि जो मिनट हैंड है वो तो 1 मिनट में 6 डिग्री ही घूमता है और मिनट हैंड में कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, वो तो 20 मिनट है दिखा रहा है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घुमा है मिनट हैंड तो 20 मिनट में घूमेगा 20 × 6 दैट इज 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री तुम्हारे फिगर में कहाँ है? तो फिगर में वो यहाँ पे है, देखो ध्यान से। यहाँ से स्टार्ट किया मिनट हैंड, यहाँ तक पहुंचा 120 घूम लिया। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर दें। तो आंसर कितना हो गया? 220 - 120, करेक्ट आंसर इज 100 डिग्री। आया कुछ समझ में? देखो पहला स्टेप क्या है, जो भी टाइम दिया है उसको पूरा का पूरा आवर में कन्वर्ट कर लो। जब भी आवर में कन्वर्ट करोगे कुछ घंटे आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लो 30 से, क्योंकि 1 घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा आवर हैंड कितना डिग्री घुमा है। मिनट हैंड में कुछ नहीं करना, जितना मिनट उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मिनट हैंड कितना डिग्री घुमा है। फिर दोनों में से जो ज्यादा घुमा होगा उसको छोटे वाले से माइनस कर दोगे तो उनके बीच का एंगल पता चल जाएगा। आया कुछ समझ में? तो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करके बताओ। सपोज कर लो टाइम है घड़ी में 3:30। अब बताओ जरा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना होगा? करो, जो जो बोला मैंने उसके हिसाब से करना जरा। मिनट हैंड का निकाल। हाँ। हम्म हाँ, अब दोनों को माइनस कर, कितना बना? बस ठीक है, 75 करेक्ट आंसर है। इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो प्रोसीड्योर इस तरह से फॉलो करना है। अभी जैसे तूने आंसर दिया 75 डिग्री, ये घुमा तुम्हारा 105 डिग्री, ये घुमा तुम्हारा 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 75 डिग्री। तो अभी देख तुझे करना क्या है, जितनी थ्योरी मैंने आज की क्लास में पढ़ाई है इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और जो जो काम तेरा पेंडिंग है, तुझे क्या क्या करना है पता है ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो बीपीटी जरूर याद कर लेना। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, 0 से 90 तक ही रखना है, लेकिन टेबल पूरा अच्छे से याद करना है।
और तीसरा वीपीएम मेथड जो बताया है वो पूरा का पूरा आधारित होता है इस टेबल के ऊपर में। और अगर तूने अभी तक ये काम नहीं किया तो जरूर कर लेना, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब, ये बहुत जरूरी है। और अबे क्यूब याद करना, क्यों नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करते हैं ना, इनका भी अच्छा खासा यूज होगा जब तुम क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर में। तो ये सब जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन करते समय मजा नहीं आएगा। ये बेसिकली ये फॉर्मूला सब काफी ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर में। ये जितने हमने पहले पढ़े हुए ना सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और डिग्री रेडियन के बारे में जो बात मैंने बताई है, 5-10 मिनट बात की है उसके बारे में, वो भी देख लेना, क्योंकि फिर अगली क्लास जो होगी उसमें मैं क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, ठीक है। चल फिर ठीक है, चल। हाँ 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 हाँ। तुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तू ये वाला कह रहा है ना, एफ एक्स की पावर में एन प्लस, ये तुझे हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे यहाँ पे तुझे हमेशा, ठीक है। चल ठीक है, ओके या